योग चिकित्सा के सिद्धांत एवं अनुशासन। तो बात करते हैं योग चिकित्सा के सिद्धांतों की। यौगिक चिकित्सा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को समग्र या संपूर्ण स्वास्थ्य देना है। अधिकांशतः चिकित्सा पद्धतियाँ रोग होने के बाद ही चिकित्सा की बात करती हैं। कुछ चिकित्सा विधियाँ या पद्धतियाँ ही हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं, जिनसे रोग होने के पहले ही निरोग रहा जा सके। योग में स्वास्थ्य के कुछ सिद्धांतों का पालन आवश्यक बताया गया है। वैसे तो सभी चिकित्सा प्रणाली के कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, जिनके आधार पर किसी रोगी की चिकित्सा की जाती है। योग चिकित्सा के भी कुछ अपने सिद्धांत हैं, जिनका पालन करके एक योग चिकित्सक किसी व्यक्ति को और अधिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से योग चिकित्सा के सिद्धांत हैं जिनको योग चिकित्सा के दौरान पालन करके चिकित्सा में उन्हें सम्मिलित करके उनका समावेश करके योग से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक योग चिकित्सक को योग चिकित्सा के अंतर्गत इन सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए योग चिकित्सा करनी चाहिए। योग चिकित्सा पद्धति के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन करके हम पूरा जीवन निरोग स्वस्थ रह सकते हैं। अतः योग चिकित्सा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जैसे पंचकोश का सिद्धांत, षट चक्रों का सिद्धांत, पंच तत्व का सिद्धांत, त्रिदोष का सिद्धांत, सप्त धातु का सिद्धांत, त्रिगुण का सिद्धांत और कर्मफल का सिद्धांत। तो पहले बात करते हैं पंचकोश के सिद्धांत की। योग की मान्यता के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में बटा है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। ये पंचकोश हैं अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। अन्न में पहला कोश है, जिसका अर्थ है अन्न से संबंध रखने वाला। यह स्थूल शरीर से संबंध रखता है। प्राण में कोश प्राण से संबंध रखता है। यह संपूर्ण शरीर में विद्यमान होता है। मनो में कोश वह होता है जो बाह्य और आंतरिक जगत के बीच संबंध रखता है। अन्न में प्राण में कोश के साथ एक मानसिक सेतु के रूप में रहता है। मनोमय में प्राण में कोश स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से संबंध रखते हैं, स्थूल से नहीं रखते। विज्ञान में कोश ज्ञान व विवेक से जुड़ा है। आनंद में कोश आनंद की परम अनुभूति से संबंधित है। अन्न में कोश व्यक्ति का पोषण करता है। प्राण में कोश शरीर की क्रियाओं के संचालन हेतु प्राणवायु को ग्रहण करता है। मनो में कोश इंद्रियों के द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं को बाह्य जगत के क्रियाकलापों से जोड़े रखता है। इस कोश की गड़बड़ी के कारण तनाव, चिंता, भय आदि विकार उत्पन्न होते हैं। विज्ञान में कोश सांसारिक व परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त कराता है। आत्मा के सर्वाधिक निकट होने के कारण आनंद में कोश को आनंद से पूर्ण परमात्मा स्वरूप कहा गया है। इन 5 कोशों में परस्पर संबंध व संतुलन के गड़बड़ हो जाने से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एक योग चिकित्सक को चिकित्सा के समय इन 5 कोशों के संतुलन व परस्पर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से योग अभ्यास व चिकित्सा का प्रारूप बनाना चाहिए। अब आगे है षट चक्रों का सिद्धांत। षट चक्रों का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से है। प्रत्येक चक्र शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध रखते हैं तथा उन्हें प्रभावित करते हैं। चक्रों की ऊर्जा में संतुलन में कमी आने से चक्रों से संबंधित अंगों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये चक्र हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। मूलाधार चक्र मल द्वार और जनन इंद्रिय के बीच रीढ़ की हड्डी के मूल में सबसे निचले हिस्से से संबंधित है। यह मनुष्य के विचारों से संबंधित है। नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर सकारात्मक विचार लाने का काम यहीं से शुरू होता है। स्वादिष्ठान चक्र जनन इंद्रिय के ठीक पीछे रीढ़ में स्थित है। इसका संबंध मनुष्य के अचेतन मन से होता है। यह पेट के निचले अंगों को प्रभावित करता है। मणिपुर अंग का स्थान रीढ़ की हड्डी में नाभि के ठीक पीछे होता है। हमारे शरीर की पूरी पाचन क्रिया जठराग्नि इसी चक्र द्वारा नियंत्रित होती है।
शरीर की अधिकांश आंतरिक गतिविधियां भी इसी चक्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनाहत चक्र रीढ़ की हड्डी में हृदय के दाईं ओर और सीने के बीच वाले हिस्से के ठीक पीछे मौजूद होता है। हमारे हृदय और फेफड़ों में रक्त का प्रवाह और उसकी सुरक्षा इसी चक्र द्वारा की जाती है। शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम भी इसी अनाहत चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। विशुद्धि चक्र गले के गड्ढे के ठीक पीछे थायराइड में पैराथायराइड के ठीक पीछे की हड्डी में स्थित है। विशुद्धि चक्र शरीर की वृद्धि, भूख प्यास, ताप आदि को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र का संबंध दोनों भौं के बीच वाले हिस्से के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित पीनियल ग्रंथि से है। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति व प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। हम जो भी जानते हैं या सीखते हैं उस संपूर्ण ज्ञान का केंद्र यह आज्ञा चक्र ही है। योग चिकित्सक या चिकित्सा के दौरान एक योग चिकित्सक को चक्रों को स्वस्थ व संतुलित करने की दृष्टि से भी योगाभ्यास का चयन करना चाहिए, जिससे रोगी को अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब अगला सिद्धांत है पंच तत्व का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में योग की मान्यता है कि शरीर का निर्माण पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित हुआ है। इन पांच तत्वों में तथा इनकी प्रतिशत मात्रा में असंतुलन होने से भी रोग उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व का संबंध हमारी देह से है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। हमारे शरीर में जो भी तरल तत्व है, चाहे पानी हो, खून हो, रस हो, सभी जल तत्व हैं। हमारे शरीर में अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, ताप व शक्ति का प्रतीक है। शरीर में पाचक अग्नि के सहित 13 प्रकार की अग्नियां अग्नि तत्व से ही संबंधित हैं। यही भोजन को पचाता है। हमारे शरीर में वायु तत्व प्राणवायु के रूप में विद्यमान है, जिससे हमारा जीवन है। यही वायु तत्व हमारे शरीर में प्राण देता है। हमारे शरीर में आकाश तत्व मन से संबंधित है तथा शरीर में रिक्त स्थान से संबंधित है। पृथ्वी तत्व गंध नासिका से संबंधित है। जल तत्व जीवा से संबंधित है। अग्नि तत्व नेत्र से संबंधित है। वायु तत्व हमारे शरीर में स्पर्श यानी त्वचा का साधन है। आकाश हमारे शरीर में शब्द सुनने व कान से संबंध रखता है। अतः ये पांच तत्व हमारे शरीर में इंद्रियों से भी संबंध रखते हैं। इन पांच तत्वों में असंतुलन भी रोग का एक मुख्य कारण है। एक योग चिकित्सक को योग चिकित्सा के समय ऐसे योग पैकेज व प्रारूप का निर्माण करना चाहिए जो रोगी को इन पांच तत्वों में संतुलन व तालमेल को ठीक रख सके। अब आगे बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है त्रिदोष का सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वरूप इन तीन चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में रहते हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिदोष कहा गया है। इन दोषों के असंतुलित होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, इन दोषों में बढ़ोतरी और दूसरा इनमें कमी। वात दोष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियां इसी बात के कारण होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण है। वात की वजह से ही शरीर की सभी धातुएं अपना काम करती हैं। वात इतना प्रभावशाली है कि ये अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा है वो वात प्रकृति वाला कहलाता है। अब पित्त शब्द, आगे पित्त पे बात करें तो पित्त शब्द संस्कृत के तप शब्द से बनता है, जिसका मतलब है शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त है।
यह शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। आम भाषा में इसे समझे तो हम जो भी खाते हैं, पीते हैं या श्वास द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मलमूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा जो भी मानसिक कार्य हैं, जैसे कि बुद्धि, साहस, खुशी आदि का संचालन भी पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी से मतलब है कि आपकी पाचक अग्नि में कमी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पाचन अंग में गड़बड़ी है। ऐसे लोगों को कब्ज से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा होता है वो पित्त प्रकृति वाला कहलाता है। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से होने लगती हैं। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोष वात और पित्त को नियमित करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, धैर्य, क्षमा और ज्ञान आदि कफ के गुण हैं। कफ में मौजूद तमोगुण ही नींद का मुख्य कारण है। शरीर में अगर कफ की मात्रा की कमी है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। एक कुशल योग चिकित्सक को एक रोगी के लिए बनाए गए योग चिकित्सा प्रारूप में इन तीनों दोषों को नियमित व संतुलित करने के लिए भी योगाभ्यासों को रखना चाहिए। अब अगला सिद्धांत है सप्त धातु का सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनको सप्त धातुएं कहा गया है। ये शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इन्हें धातु कहते हैं। इनका निर्माण हमारे द्वारा खाए जाने वाले आहार से होता है। आहार में सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त आदि धातुओं का निर्माण होता है और सबसे अंत में शुक्र बनता है। शरीर में जब ये 7 धातु दोषों के कारण कुपित या असंतुलित या गड़बड़ होती हैं तो रोगों की उत्पत्ति होती है। ये 7 धातुएं अपनी कमी या अधिकता के अनुसार शरीर में विभिन्न रोगों का कारण बनती हैं, रोगों को पैदा करती हैं। महर्षि सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति में इन 7 धातुओं की क्रियाएं सम यानी ना अधिक ना कम हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है। अतः इनका स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। एक योग चिकित्सक को सप्त धातुओं के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए योग चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। अगला सिद्धांत है त्रिगुण का सिद्धांत। योग व सांख्य के अनुसार संसार का प्रत्येक पदार्थ 3 गुणों से बना है। ये गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी सत्व, रज, तम। जिस प्रकार तीनों धागों को आपस में मिलाकर एक रस्सी का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार ये त्रिगुण भी आपस में भिन्न भिन्न मात्राओं में मिलकर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण मानव को ज्ञान या प्रकाश की ओर ले जाता है। वह व्यक्ति को अच्छाई की ओर ले जाता है और उसे अच्छा आचरण सिखाता है। अतः सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, धर्म, प्यार, दया, सहानुभूति आदि ही सात्विक गुण हैं। रजोगुण का अर्थ है क्रियाशीलता। यह सभी भौतिक क्रियाओं का स्रोत है। यह व्यक्ति को सांसारिक सुख और इच्छाओं की तरफ ले जाता है। रजोगुण इंद्रियों सुख की ओर प्रेरित करता है। रजोगुण इंद्रियों को सुख की तरफ प्रेरित करता है। यह गुण गतिशील व ऊर्जा का परिचायक है। तमोगुण का अर्थ है अवरोध या भारीपन या अंधकार। इस गुण से परिपूर्ण व्यक्ति हिंसा, चोरी, निर्दयता, आलस्य व पाप की ओर अग्रसर होता है। यह गुण व्यक्ति की क्रियाशीलता में अवरोध उत्पन्न करता है और उसे ज्ञान के मार्ग पर जाने से रोकता है। काला रंग इस गुण का प्रतीक है। इससे शरीर में स्थूलता पैदा होती है। इन तीनों गुणों की स्थिति का परिणाम किसी न किसी गतिविधि के रूप में मनुष्य के जीवन में विद्यमान रहता है।
इन 3 गुणों में असंतुलन से व्यक्ति में मानसिक शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन 3 गुणों में संतुलन बनाए रखने व रोगी को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देने के लिए चिकित्सक को अपने योग पैकेज में ऐसे योग अभ्यासों को सम्मिलित करना चाहिए जो तीनों गुणों को संतुलित रख सकें। अगला सिद्धांत है कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल एक अति सूक्ष्म व गहन विषय है। हमारे ऋषि मुनियों और वेद संबंधित ग्रंथों ने कर्म फल व रोगों के संबंध में कुछ सिद्धांत स्थापित करने के प्रयास किए हैं। महर्षि पतंजलि ने कर्म फल के विषय में कहा है कि कर्मों के अनुसार उसका फल ही जाति आयु व भोग के रूप में मिलता है। कई बार भोग के रूप में कई प्रकार के रोग भी प्राप्त हो जाते हैं जो आयु को अल्प करने में सहायक सिद्ध हो जाते हैं। कई बार ऐसे रोगी देखने में आते हैं जिनके रोग का ठीक ठीक कारण पता ही नहीं चलता और वे बीमार रहने लगते हैं। इस स्थिति में शास्त्र कहते हैं कि वह अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। यदि योग की भाषा में कहें तो वह कृष्ण कर्मों यानी बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। योग में कृष्ण कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए और शुक्ल कर्म यानी अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। तप, दान, ईश्वर प्राणिदान द्वारा कृष्ण कर्मों के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। अतः एक योग चिकित्सा प्रारूप में अच्छे कर्म करने की प्रेरणाप्रद शिक्षा व विधियां भी सम्मिलित होना अनिवार्य है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देने के लिए एक योग चिकित्सक को रोगों का अन्वेषण करके उसके आधार पर इन चिकित्सा सिद्धांतों का पालन अपने योग पैकेज में कराकर रोगी के रोग को दूर करने का समग्र प्रयास करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं योग चिकित्सा के अनुशासन की। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब चित्त विचलित और परेशानियों में हो तब अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन स्वयं के बिखरे हुए अस्तित्व को स्वयं में पुनः स्थापित करता है। अनुशासन का उद्देश्य विचलित मन को उसकी प्रवृत्तियों से स्वतंत्र व मुक्त कर आनंद की अनुभूति कराना है। योग चिकित्सा में भी अनुशासन की अति आवश्यकता होती है क्योंकि योग चिकित्सा कोई सामान्य चिकित्सा पद्धति नहीं है। जैसे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में बीमारी का इलाज करने के लिए कई दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं, इसी तरह योग में भी योग के सभी आयाम व अनुशासन एक साथ प्रयोग व उपयोग करने पड़ते हैं और उन्हें उपयोग किया भी जाना चाहिए। तभी योग चिकित्सा के पूर्ण लाभ रोगी को प्राप्त हो सकेंगे। योग चिकित्सा को पूर्ण रूप में प्रभावी बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना उचित है। इन नियमों को ही योग चिकित्सा का अनुशासन कहा जा सकता है। योग चिकित्सा के निम्नलिखित अनुशासन हो सकते हैं, जैसे योग चिकित्सक की सलाह, नियमितता व निरंतरता, योगाभ्यास का प्रारंभ, योगाभ्यास का समय, योगाभ्यास की अवधि व आवृत्ति, योगाभ्यास की क्रमबद्धता, दिनचर्या व आहार, योगाभ्यास से पूर्व अनुशासन, योगाभ्यास के पश्चात अनुशासन। तो पहले बात करते हैं योग चिकित्सक की सलाह। योग चिकित्सा के लिए एक योग चिकित्सक की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। कई लोग अपनी बीमारियों के लिए किताब से पढ़ के, टीवी देखकर या अन्य माध्यम से योग का अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं, जो कि योग चिकित्सा के संदर्भ में उचित नहीं है। एक व्यक्ति को योग चिकित्सा कुशल योग प्रशिक्षक के संरक्षण में ही करनी चाहिए, क्योंकि एक चिकित्सक रोगी की चिकित्सा करने से पहले उसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, बीमारियों का आकलन करता है, पूछताछ करता है, फिर चिकित्सा प्रारंभ करता है और एक योग चिकित्सक का साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से करता है। अर्थात एक योग चिकित्सक रोगी का साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से करता है, जो कि सामूहिक कक्षा में संभव नहीं, व्यक्तिगत रूप से ही संभव है। अतः समूहगत योगाभ्यास से योग चिकित्सा का अधिक गहरा संबंध नहीं है। एक कुशल योग चिकित्सक के बिना योग चिकित्सा संभव नहीं।
तो योग चिकित्सा के लिए एक रोगी को योग चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अगला अनुशासन क्या है? नियमितता व निरंतरता। योग चिकित्सा के अंतर्गत एक रोगी व व्यक्ति को योग का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए तथा लगातार करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन करना चाहिए। कई बार रोगी योग अभ्यास को कभी कर लेते हैं और कभी नहीं करते। चिकित्सक द्वारा बताए गए योग अभ्यास को कभी पूर्ण रूप से कर लेते हैं, कभी बीच बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। यह योग चिकित्सा का अनुशासन नहीं है। योग सूत्र में भी योग अभ्यास को दीर्घ काल तक तथा निरंतर करने की बात कही गई है। अतः एक रोगी को योग से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए योग अभ्यासों का प्रतिदिन व एक लंबी अवधि तक अभ्यास करना हितकर व लाभप्रद है। योग का अगला अनुशासन क्या है? योगाभ्यास का प्रारंभ। योग चिकित्सा में योग के अभ्यास को प्रारंभ करना एक मुख्य महत्वपूर्ण विषय है। एक योग चिकित्सक को चाहिए कि वह योग का अभ्यास बहुत धीरे धीरे व सरल तरीके से प्रारंभ कराए। प्रारंभ में ही योग के कठिन व अधिक संख्या में योगाभ्यास न कराए। रोगी को धीरे धीरे सरल से कठिन व उचित अभ्यासों के क्रम की दिशा में अभ्यास कराना चाहिए तथा एक रोगी को भी एक योग चिकित्सक के अतिरिक्त किताबें पढ़ के, टीवी इत्यादि के माध्यम से योग चिकित्सा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। योग के अभ्यास का आरंभ एक कुशल योग प्रशिक्षक के संरक्षण में ही करना चाहिए। अगला सिद्धांत क्या है? योगाभ्यास का समय। योगाभ्यास करने का सबसे लाभप्रद व उचित समय प्रातःकाल या ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का है। योग का अभ्यास इस समय करना चाहिए जो अच्छा होता है, क्योंकि इस समय वातावरण अधिक शांत व शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की शुद्धता भी अधिक होती है, जिससे योग के लाभ और अधिक बढ़ जाते हैं। योग का अगला अनुशासन है योग चिकित्सा का योगाभ्यास की अवधि व आवृत्ति, यानी कितने समय करें और कितनी बार करें। एक योग चिकित्सक व रोगी के लिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि योग चिकित्सा के समय योग के जो अभ्यास हैं वह कितने समय कराए जाएं तथा उन अभ्यासों के क्रम को कितनी बार दोहराया जाए। एक चिकित्सक को योग के अभ्यास की अवधि, समय को रोगी की आयु, शारीरिक बल व रोग की गंभीरता तथा उसकी ऊर्जा शक्ति का ठीक ठीक आकलन करके ही निर्धारण करना चाहिए। सामान्यतः योग के अभ्यास की आवृत्ति 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक रखी जा सकती है और योग के अभ्यास की आवृत्ति को प्रारंभ में बहुत अधिक बार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में, जैसे यदि कपालभाति का अभ्यास करना है तो एक साथ लगातार अधिक नहीं करना चाहिए। उसे 20 से 25 बार या 5 चरणों में करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। योग चिकित्सा का अगला अनुशासन है योग अभ्यास की क्रमबद्धता। योगाभ्यास को क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से करना ही योग चिकित्सा में अनुशासन की वैज्ञानिकता है। योग चिकित्सा का अगला सिद्धांत है योगाभ्यास की क्रमबद्धता। योगाभ्यास को क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से करना ही योग चिकित्सा में अनुशासन की वैज्ञानिकता है। योगाभ्यास को करने का एक उचित क्रम होता है, परंतु सामान्य लोग योग के कुछ ही अभ्यासों से परिचित हैं, जैसे आसन प्राणायाम, और इनके अभ्यास को ही व्यक्ति योग समझ लेते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त भी योग के अन्य अभ्यास हैं जिनका संयुक्त रूप से व क्रमबद्ध तरीके से पालन करना ही योग चिकित्सा को पूर्ण करता है। योग चिकित्सा में अभ्यासों को क्रमबद्ध रूप से करना चाहिए, जैसे सबसे पहले षटकर्म का अभ्यास, फिर आसन प्राणायाम, मुद्रा बंद, फिर धारणा ध्यान व समाधि का अभ्यास करना चाहिए। योग चिकित्सा का अगला सिद्धांत है दिनचर्या व आहार। केवल योग का अभ्यास कर लेने से ही एक समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती। एक रोगी को स्वास्थ्य के लिए यौगिक दिनचर्या व यौगिक आहार का विधिवत पालन करना चाहिए।
सही समय पर उठना सोना चाहिए, शारीरिक व मानसिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए तथा दिनचर्या में शुद्ध सात्विक भोजन व मिताहार करना चाहिए। तभी योग चिकित्सा से समग्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। योग चिकित्सा का अगला सिद्धांत क्या है? योगाभ्यास से पूर्व के अनुशासन। योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ धीरे धीरे एवं मन को शिथिल करके किया जाना चाहिए। योगाभ्यास खाली पेट अथवा अल्प आहार लेकर करना चाहिए। यदि अभ्यास के समय कमजोरी महसूस हो तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी शहद मिलाकर ले लेना उचित है। योग अभ्यास मल एवं मूत्र का विसर्जन करने के पश्चात ही प्रारंभ करना चाहिए। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल अथवा योगा मैट का उपयोग करना चाहिए। अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो, इसके लिए सूती, हल्के और ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग को नहीं करना चाहिए। यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय संबंधी समस्याएं हो तो ऐसी स्थिति में योगाभ्यास शुरू करने के पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योगाभ्यास करने से पहले भी योग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। योग चिकित्सा का अगला अनुशासन है योगाभ्यास के पश्चात अनुशासन। योग अभ्यास के समाप्त होने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास के 20 से 30 मिनट के बाद स्नान करना चाहिए। योग अभ्यास के 20 या 30 मिनट बाद ही आहार ग्रहण करें, उसके पहले नहीं। योगाभ्यास समाप्त होने के बाद तुरंत ही अपने कार्य में व्यस्त नहीं होना चाहिए। योग से जो ऊर्जाओं में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं उन्हें शरीर व मन में स्थिर होने देने के लिए कुछ समय शांत अवस्था में स्वयं के साथ रहना ही उचित होता है। अतः यह जो विषय थे योगाभ्यास के अनुशासन एवं सिद्धांत, यह विषय पूर्ण हुआ।